हेलो एवरीवन, दरोगा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का ये 11वां सेशन है और आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 6 जो कि राज्यों से संबंधित है, इसको देखेंगे। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आज हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान का भाग 6 जो दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक। संघ और राज्य की जो स्ट्रक्चर है, जो कार्य व्यवस्था है, एकदम सेम है, एक चीज़ को छोड़कर। केंद्र सरकार में जहाँ राज्यसभा होती है, राज्यों में वहाँ पर उसके स्थान पर विधान परिषद होती है और सारे राज्यों में विधान परिषद का व्यवस्था नहीं है। इस जगह पे आके थोड़ा सा राज्य केंद्र से अलग हो जाते हैं और एक जगह और संघ में जो संघ का विधानमंडल है, संघीय विधानमंडल है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ में राष्ट्रपति भी आता है और राज्यों में राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल आता है। और अगर हम संविधान को थोड़ा ध्यान से गहराई में पढ़ें तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्रपति से राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी अधिक हैं। अगर इन दो मामलों को हटा दें तो संघ और राज्य में कोई अंतर नहीं है, पूरी की पूरी व्यवस्था एकदम सेम है। बस किस चीज़ का अंतर होगा? अनुच्छेद का। वहाँ कोई और अनुच्छेद लिखा होगा, यहाँ कोई और अनुच्छेद लिखा होगा, केवल संख्या का अंतर होगा, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि राज्य को, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित है और जो क्वेश्चन राज्य की विधान परिषद से संबंधित है, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखेंगे और बाकी बचे क्वेश्चनों को थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ देखेंगे, क्योंकि हमने संघ में पहले ही देख लिया है और संघ और राज्यों का जो बाकी का मैकेनिज्म है वो एकदम सेम है, डिट्टो है। तो चलिए आप लोग अपना पेन और पेपर उठाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 152 से 237, ऑप्शन सी अनुच्छेद 239 से 242 या ऑप्शन डी 243 से 243 ओ। तो हम लोग जानते हैं, अभी ऊपर ही देखा हम लोगों ने कि संविधान का भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है? भाग अनुच्छेद 152 से 237 तक। अब आपके जो अदर ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 1 से 4 क्या है? आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यह आपका कौन सा भाग है? यह आपका संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। और 5 से 12 क्या है? आपका नागरिकता। और फिर 5 से 11 नागरिकता, और फिर 12 से 35 आपका मूल अधिकार, और फिर आपका 36 से 51 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, और फिर आपका 51 का मूल कर्तव्य, और 52 से लेके 1 से 51 तक आपका संघ आ जाता है। और संघ के बाद 152 से लेके 237 तक आपका आ जाता है राज्य। और राज्य कौन से भाग में है? भाग 6 में। इसके बाद 239 से 242 आपका आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी, इस तरीके के संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ओ मीन्स रीजनिंग की भाषा में 15। अगर आप इजोटी से देखें तो ओ मतलब 15। तो अनुच्छेद 243 से 243 का 15, ये भी आप मैथ की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? PRIs, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, ये कौन सा है? भाग 9। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। कौन सा मुख्य न्यायाधीश? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के हाई कोर्ट का? कौन सा मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या राज्य का मुख्य न्यायाधीश? और डी ऑप्शन है आपका राज्य विधानसभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
तो चलिए देखते हैं ये। पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिला रहा है? चीफ जस्टिस। तो राष्ट्रपति यदि जिस समय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलानी है, अगर वो किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो वो किसी से भी कह सकते हैं कि आप मेरे बिहाफ में गवर्नर को शपथ दिला दीजिए। तो कोई भी पदाधिकारी जिसको वो नियुक्त करे वो राज्यपाल को शपथ दिला सकता है। पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। आप फोटो इसीलिए मैंने ये लगाई है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि शपथ तो दिला रहे हैं चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, पर नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने। उन्होंने चीफ जस्टिस से बोला होगा कि हम उपलब्ध नहीं, आप हमारे बिहाफ में महामहिम को शपथ दिला दीजिए। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर रखनी है कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन ये देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। शपथ दिला रहे हैं चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन आपको, राज्य का राज्यपाल जो होता है उसका कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो चलिए टिक करिए अपना आंसर, फिर हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु विशेष परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है मतलब कि मंत्रिपरिषद को लगता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। मंत्रिपरिषद कहेगी मतलब जो पीएम कहेगा। तो अगर पीएम चाहे कि किसी राज्य का राज्यपाल चेंज करना है तो राष्ट्रपति से बोल के उसको चेंज करवा सकता है। तो सामान्य परिस्थिति में उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कोई विशेष स्थिति है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में अगर अनबन है तो राज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच में अगर किसी प्रकार की अनबन है तो राष्ट्रपति से बोल के उसको अपने पद से हटा सकता है। अभी हम लोगों ने एक का क्लासिक एग्जाम्पल देखा, धनखड़ साहब और मोदी जी के बीच में ऐसा माना जाता है कि कुछ अनबन चल रही थी किसी बात को लेकर। इससे पहले कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता राज्यसभा में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, क्योंकि जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है बिना कोई कारण दिए कि किस कारण से हटा रहे हैं। राष्ट्रपति को कारण देने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, परंतु इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों मतलब ऊपर लिखे गए कौन कौन से 1 और 2, ये कौन सा है? तीसरा क्या कह रहा है? ऊपर लिखे गए उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। ये क्या है? सामान्य परिस्थिति है कि सामान्यतः 5 वर्ष तक रहता है, अगर बीच में कोई खटपट या कोई विशेष परिस्थिति नहीं बनती है तो। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को अपना त्यागपत्र किसे सौंपना होता है? यदि राज्यपाल चाहे कि अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो अपना त्यागपत्र वो किसे देगा? जैसे कि ये आप ऊपर की फोटो में देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे राम नाईक साहब, आनंदीबेन पटेल के राज्यपाल बनने से पहले। तो इन्होंने किसी न किसी को तो अपने पद से इस्तीफा दिया ही होगा, तब जाकर ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। तो इन्होंने किसको अपना इस्तीफा दिया होगा वो ये पूछ रहा है कि अगर राज्यपाल अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो जो राज्यपाल अपना इस्तीफा देता है उसी व्यक्ति को जो उसको नियुक्त करता है, और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मैक्स कितने लोग किसी राज्य की विधानसभा में बैठ सकते हैं? जैसे लोकसभा में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 550, और अभी वर्तमान में कितने हैं? 543। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 550 या ऑप्शन डी 600। तो चलिए देखते हैं अपना उत्तर। यह आपका उत्तर अनुच्छेद 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अनधिक मतलब मैक्स कितने होने चाहिए?
500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 500 से अनधिक मतलब मैक्स कितना हो सकता है, 500 से अधिक नहीं हो सकते, 500 से अनधिक और 60 से अन्यून और 60 से कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए, 60 सदस्यों से मिलकर कोई भी प्रत्येक राज्य की विधानसभा बनेगी। मतलब 60 से 500 के बीच में संख्या कोई भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403, कहीं कहीं 402 भी मिलता है। अभी हम लोग नीचे इसको भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये दोनों आंकड़े दिए हुए हैं, 403 भी और 402 भी। अभी आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे, ये भी एक डाउट है। तो मैक्स कितना हो सकता है, 500। अगला क्वेश्चन, छोटे राज्यों में विधानसभा की न्यूनतम संख्या, अभी वही क्वेश्चन आ गया, ऊपर कितनी हो सकती है न्यूनतम, 60। ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं, इसमें 60 हो जाएगा। पर अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमारे भारत में 4 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 60 से कम संख्या है। वो विशेष परिस्थिति में है, उसमें संसद में कानून बनाकर उनको ये व्यवस्था दी गई है, क्योंकि उन राज्यों की जनसंख्या इतनी नहीं है कि उनमें 60 विधायक हो सके। जो भारत में सामान्यतः एक विधायक का, एक एमएलए का जो एवरेज होता है वो होता है 1 मिलियन पॉपुलेशन में एक एमएलए। 1 मिलियन तो 10 लाख की पॉपुलेशन में एक एमएलए होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें पॉपुलेशन इतनी कम है कि अगर 10 लाख का आंकड़ा लेंगे तो वहाँ पे 10 ही विधायक आ पाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है संसद द्वारा कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए। वो राज्य कौन कौन से हैं आपके, वो राज्य हैं सिक्किम। सिक्किम में आपका 32 विधायक हैं, जबकि विधानसभा की जो संख्या है वो 32 है। आपका मिजोरम में विधानसभा की संख्या 40 है, गोवा में विधानसभा की संख्या 40 है और पुडुचेरी में 30 है। तो न्यूनतम कहाँ है, पुडुचेरी में। और पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इन 4 जगहों को छोड़कर बाकी कहीं भी 60 से कम नहीं है और 500 से अधिक नहीं है। मैक्सिमम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 403। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, त्रिपुरा में 60, मेघालय में 60, बाकी सब जगह तो ज़्यादा है। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। पर 4 आपके अपवाद हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी, जो आपको याद रखना है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा में विधायकों की संख्या, सदस्यों की संख्या 60 से कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद को समाप्त या निर्मित करने का अधिकार किसे है। जो विधान परिषद होती है, जैसे हम लोग जब संसद पढ़ रहे थे तो संसद के 2 सदन थे। भारत की संसद के 2 सदन थे, एक था आपका लोकसभा और दूसरा था आपका राज्यसभा। वैसे ही राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं। राज्य विधान मंडल, इसके भी 2 सदन हैं। एक है आपका विधानसभा जहाँ चुने हुए लोग जाते हैं, और एक है विधान परिषद, वहाँ भी चुने हुए लोग जाते हैं, लेकिन ये होते हैं प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने हुए, ये होते हैं अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने हुए। और विधानसभा हर राज्य में नहीं है, भारत में केवल 6 राज्य में विधानसभा, विधान परिषद है सॉरी। तो विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद। तो विधान परिषद को, उसका निर्माण करना और उसको समाप्त करना, ये किसके अधिकार में आता है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा के अधिकार में, ऑप्शन बी संसद के अधिकार में, ऑप्शन सी राज्यपाल के अधिकार में, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति के अधिकार में। इन चारों में से किसको अधिकार है कि वो विधान परिषद को चाहे तो बनाए और चाहे तो समाप्त कर दे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। अनुच्छेद 169 क्या कहता है आपका, कि संसद विधि द्वारा यानी कि कानून बनाकर किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद को बना सकती है। जिसमें विधान परिषद नहीं है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो अगर संसद चाहे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। लेकिन उसके लिए पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा को अपने सदन में, विधानसभा में संकल्प पारित करना होगा कि हम विधान परिषद भी चाहते हैं विधानसभा के साथ में। जैसे लोकसभा के साथ में राज्यसभा है, ऐसे हम भी चाहते हैं कि विधानसभा के साथ में विधान परिषद हो। ऐसा संकल्प जब विधानसभा पारित करेगी और उसके पारित होने के बाद में भारत की जो संसद है वो मध्य प्रदेश के लिए या किसी भी राज्य के लिए जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का निर्माण कर देगी। एक बात आपको और याद रखना है कि अगर विधानसभा ने संकल्प पारित कर दिया
तब भी ये जरूरी नहीं कि संसद विधान परिषद का निर्माण करे, ये संसद के ऊपर है कि वो करेगी कि नहीं करेगी। पर हाँ, करेगी तभी जब राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे। अगर इसने संकल्प पारित नहीं किया तो संसद निर्माण नहीं कर सकती। निर्माण एक ही शर्त पर करेगी, जब संकल्प पारित कर दे। पर यह भी जरूरी नहीं कि संकल्प पारित करने के बाद निर्माण कर ही दे, क्योंकि तमिलनाडु ने संकल्प अपनी विधानसभा में पारित कर रखा है पहले से ही कि हम विधान परिषद का निर्माण चाहते हैं। पर आज तक भारत की संसद ने उसके विघटन के बाद आज तक कभी दोबारा तमिलनाडु में विधान परिषद का निर्माण नहीं किया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये संसद के ऊपर है कि वो संकल्प पारित होने के बाद भी निर्माण करेगी या नहीं करेगी, कब तक उसको डिले करके रखेगी। और अनुच्छेद 169 का भाग 3 क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया ये जो संशोधन है, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं बजट, कौन प्रस्तुत करता है? बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। बजट राज्य में कौन प्रस्तुत करता है? जैसे आप केंद्र सरकार में जाएंगे तो आपका बजट आता है अनुच्छेद 112 में, और राज्य में कहा आता है अनुच्छेद 202 में। तो केंद्र में बजट कौन प्रस्तुत करता है और राज्य में बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये है आपका 2025-26 का, 2025 और 26 का बजट। योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना और सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राज्य का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल प्रस्तुत करता है। और केंद्र सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। आपको एक चीज़ बहुत दिमाग में रखनी है कि प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकारों का, पर किससे वो करवाता है? वित्त मंत्री से। बजट प्रस्तुत होता है राज्यपाल के नाम पर प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पर वो चाहे तो किसी से भी करवा सकता है। अभी ऊपर हम लोगों ने फोटो देखी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आनंदीबेन पटेल को शपथ दिलाई, पर नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य का बजट प्रस्तुत कौन करता है? राज्यपाल। पर वो किसी भी व्यक्ति से बजट प्रस्तुत करवा सकता है। तो प्रस्तुत यहाँ पे करते कौन दिख रहे हैं? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। पर आपको दिमाग पे रखना है कि बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्य सरकार का, राज्यपाल के नाम पर, और केंद्र सरकार का राष्ट्रपति के नाम पर। तो आपको इन फोटोज से कंफ्यूज नहीं होना है कि आप यूट्यूब में देख रहे हैं कि सुरेश खन्ना राज्य उत्तर प्रदेश का, सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं, निर्मला ताई केंद्र सरकार का बजट पेश कर रही हैं। पर आपको दिमाग में ये रखना है कि केंद्र सरकार का बजट राष्ट्रपति के नाम पर होता है और राज्य सरकार का बजट राज्यपाल के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत कोई भी मंत्री कर सकता है। ये अलग बात है कि हर साल वित्त मंत्री करता है, क्योंकि उसके पास वित्तीय आंकड़ों का सारा ब्यौरा होता है। ये रहा आपका अनुच्छेद 202 क्या कहता है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। संविधान में कहीं बजट का उल्लेख नहीं। बजट के स्थान पर क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केवल राज्य सूची में है? हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले राज्य सूची के विषय देखे थे, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विषय राज्य सूची में है। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी विदेश मामले या ऑप्शन डी मुद्रा। तो कौन सा विषय राज्य सूची का विषय है? पुलिस, रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा, तीन के तीनों संघ सूची के विषय हैं। मुद्रा यानी कि करेंसी। करेंसी कौन छापता है? नोट, सिक्के, ये कौन छापता है? भारत सरकार। भारत सरकार के नाम पे जारी होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पे तो जारी नहीं होते, तो राज्य सूची का विषय नहीं। रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार में होता है। कभी देखा है राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश का रक्षा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय किसका होता है? भारत सरकार का। तो ये किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है, संघ का विषय है। और विदेश मामले, एस जयशंकर कौन है? भारत के
विदेश मंत्री। कभी सुना है कि उत्तर प्रदेश का विदेश मंत्री? विदेश मंत्री हमेशा कहाँ होगा? केंद्र सरकार में, क्योंकि विदेश मामला कहाँ आता है? संघ सूची का विषय है। तो आपका राज्य सूची का विषय कौन सा है? पुलिस। अगला क्वेश्चन आपको, धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए विधान परिषद में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी राज्यपाल के पास सीधे। तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आइए देखते हैं। अनुच्छेद 198 क्या कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। राज्य का जो विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। किसी किसी राज्य में, किसी किसी में एक ही होता है। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद, ये अनुच्छेद 198 का एक क्या कह रहा है कि धन विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित, मतलब पहले पेश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ नहीं पहले पेश किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? विधानसभा में, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है। अगर ये नहीं तो कहाँ? फिर ये। तो धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में। पहले जाएगा वो विधान परिषद में भी, लेकिन पहले कहाँ पेश किया जाएगा? विधानसभा में। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 3 माह, या ऑप्शन डी 6 माह। तो कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। इसके बाद वो चाहे तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के वैसा का वैसा ही धन विधेयक पास मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं अब तक, यानी 2025 तक मौजूदा हालत में कितने ऐसे राज्य हैं 28 राज्यों में से जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 5। चलिए देखते हैं। ये हैं आपके विधान परिषद वाले राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद थी लेकिन समाप्त हो गई, और तमिलनाडु में भी थी जो समाप्त हो गई। तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। यूपी में आम बिकते हैं। यूपी माने उत्तर प्रदेश, यूपी माने उत्तर प्रदेश, आ मीन्स आंध्र प्रदेश, मा मीन्स महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। यूपी में आम बिकते हैं या आम यूपी में बिकते हैं। इस तरीके से आपके ये 6 राज्य हो जाएंगे जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब हम लोग केंद्र सरकार पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने अनुच्छेद 76 में क्या देखा था? भारत का महान्यायवादी। उसी तरीके से राज्य में होता है राज्य का महाधिवक्ता। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता था केंद्र में? तो राष्ट्रपति। इसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। अनुच्छेद 165, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति, तब ऐसा व्यक्ति जिसमें क्वालिफिकेशन हो कि वो हाई कोर्ट का जज बन सके। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक उससे प्राप्त होगा जो राज्यपाल तय करे। उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होगी, राज्यपाल समय समय पर तय करेगा। जैसे राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, सबकी फिक्स सैलरी है। अभी वर्तमान में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हो गई, जो आगे आएगा उसकी भी फिक्स वही होगी, जो उसके बाद आएगा उसकी भी वही होगी। बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। पर यहाँ पे क्या है कि अभी जो भारत का
महान्यायवादी है या राज्य का जो महाधिवक्ता है, हो सकता है उसकी सैलरी कुछ और हो, और जो आगे नियुक्त हो सकता है उसकी सैलरी कुछ और हो जाए। वो राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मामले में तय करेगा और राज्यपाल राज्य के मामले में तय करेगा कि उसको कितना सैलरी देना है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? जबकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 403 या ऑप्शन डी 425। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ये है आपका उत्तर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? तो 100 सदस्य हैं। अब यहीं देखिए कन्फ्यूजन का क्वेश्चन यही है। ये आपका उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर लिखा है कि 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। यहाँ कह रहा है 403 निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी कह रहा है 403 निर्वाचित सदस्य और एक एंग्लो इंडियन जो पिछले साल तक होता था, और 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब उसको हटा दिया गया है, तो अभी वर्तमान समय में 403 है। अब अगर वही उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट के अंदर आप और जाके देखें तो आप पाएंगे कि ये आखिरी व्यक्ति है, हिमांशु यादव। इसके बाद आपका दूसरा सेगमेंट चालू हो जाता है। संख्या कौन सी दी हुई है? 402। तबकि एक से ऊपर से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 से 395, 396, 397, इसी तरीके से 402। 403वां सदस्य, उसका कहीं नाम मेंशन नहीं है। और अगर आप जो ये पार्टी के सदस्य, किस पार्टी के कितने सदस्य हैं, इसको भी अगर आप देखेंगे और इनका काउंट करेंगे 298, 107, 13, 9, 5, तो आपका टोटल आता है 402। तो इन चीज़ों को तो देख के लगता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 402 सदस्य हैं, पर वही उसी ऑफिशियल साइट के दूसरे सेगमेंट में लिखा है कि 403 सदस्य हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है कि एक ही ऑफिशियल साइट पे 2 आंकड़े दिए हुए हैं। हमने कई और जगह से इस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश की तो ज़्यादातर जगहों पर 403 मिला, पर कहीं कहीं 402 भी मिला है। तो आप कोशिश करिए कि अगर इस प्रकार का कोई उत्तर आए और 403 और 402 दोनों उसमें दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आप 403 को टिक करिए। अगर 2 में से एक दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए हैं तो फिर 403 को आप टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? कौन चुनता है विधान परिषद के सदस्यों को? आपका ऑप्शन ए है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी स्थानीय निकायों के सदस्य, ऑप्शन सी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आप पहले टिक कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो MLCs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको कौन चुनता है। तो अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद के लोग जो विधायक होते हैं, जिनको MLC बोला जाता है, वो 5 तरीके से चुने जाते हैं। का मतलब कि एक क्या कहता है, 1/3। मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 लोग हैं, तो 1/3 कहाँ से चुने जाएंगे? नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों, जैसे कि आपका जिला पंचायत सदस्य हो गया, इस तरीके के जो प्राधिकारी होते हैं, ये सब मिला के 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे। उसके बाद कह रहा है 1/12 भाग, 12वां भाग मानी कि 1/12 भाग कौन चुनेगा? किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री जिसके पास हो, जिसको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गए हों, ऐसे ग्रेजुएट 1/12 भाग सदस्यों को चुनेंगे। फिर अगला क्या कहता है? 12वां भाग, यानी कि 1/12 भाग कौन चुनेगा? ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हों। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा क्या कहता है? 1/3 भाग, 1/3 कहाँ से होंगे? विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, यानी कि विधायकों द्वारा। अब क्या कह रहा है? शेष जो बाकी बच गए उनको राज्यपाल नियुक्त करेगा। और किस आधार पर? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। ये हमने देखा था राज्यसभा में संघ के विषय में, पर राज्यों में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के साथ में एक 5वां ऑप्शन भी है, सहकारी आंदोलन। और ये आपका PYQ भी है कि आपसे पूछा गया था कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन और एक कोई और ऑप्शन था कि इनमें से कौन नहीं है। ज़्यादातर बच्चों ने सहकारी आंदोलन मार दिया, जबकि ये सही है, सहकारी आंदोलन से भी लोग चुने जाते हैं। तो आपको ये दिमाग में अपने रखना है।
तो बाकी बचे सदस्य शेष कितने बचे, तो हम लोग ऊपर ये जो है 1/12 + 1/3 + 1/3 + 1/12 इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो आपका हो गया 1/3 हो गए आपके जो स्थानीय निकाय के लोग हो गए, प्लस 1/3 हो गए आपके विधानसभा के सदस्य, प्लस 1/12 हो गए आपके ऐसे शिक्षक जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर 1/12 हो गए ऐसे ग्रेजुएट जिनको ग्रेजुएशन किए हुए कंप्लीट 3 साल हो गए। तो ये टोटल आपका कितना बनेगा 12, 4 + 4 + 1 + 1 कितना हो गया 10/12 यानी कि 5/6। टोटल कितना है हमने माना है टोटल 100 को क्या बोल सकते हैं 1, तो 1 - 5/6 ये कितना आ जाएगा आपका 1/6। तो छठवां भाग या 1/6 सदस्य, शेष कितने हो जाएंगे 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्यों को या छठवां भाग जो बचा उसको कौन मनोनीत करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ये होगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो हाँ करते हैं 1/3 को, ये भी सही है। स्थानीय निकाय के सदस्य 1/3 को ये भी करते हैं, ये भी सही। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र माने कि ऐसे स्नातक जिनको स्नातक कंप्लीट किए हुए 3 वर्ष हो गए, ये कितने को करते हैं 1/12 को, तो ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश विधान परिषद का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी विधानसभा का अध्यक्ष। तो हम लोगों ने देखा था जब संघ पढ़ रहे थे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 63। और यहाँ कह रहा है राज्य की जो विधान परिषद है, विधानसभा का तो स्पीकर ही होगा, विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन विधान परिषद जो दूसरा सदन होता है जो केवल 6 राज्यों में है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कौन होता है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई नहीं, या विधानसभा का अध्यक्ष। तो विधानसभा का अध्यक्ष तो विधानसभा में होगा, और मुख्यमंत्री होता नहीं, उप मुख्यमंत्री होता नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कोई नहीं। क्योंकि विधान परिषद में जो विधान परिषद का सभापति होता है वो विधान परिषद में से ही कोई एक व्यक्ति वोटिंग द्वारा चुना जाता है सदस्यों में से, और उसी को सभापति बोलते हैं। ये हैं, जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो आपके वर्तमान सभापति हैं वो कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह, ये सभापति हैं। आपके विधान परिषद के नेता सदन कौन है, केशव प्रसाद मौर्य। और आपके विधान परिषद के नेता विपक्ष कौन है, लाल बिहारी यादव। इसी तरीके से आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो माता प्रसाद पांडे। इससे पहले कौन थे, अखिलेश यादव जी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी ये एक स्थायी सदन है, या ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो हम लोगों को पता है राज्यसभा की तरीके ये भी क्या है, एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, और इसका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा की तरीके इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, या ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है 25 वर्ष किसकी होती है, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और 21 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए, तो स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय आपके 2 प्रकार के होते हैं, शहरी और ग्रामीण। शहर में है तो आपका नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, और ग्रामीण है तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत। इनके लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 21 वर्ष। और 30 वर्ष उम्र किसकी होनी चाहिए, आपका राज्यसभा के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, और राज्य विधान परिषद के लिए होनी चाहिए उम्र 30 वर्ष। और 35 वर्ष उम्र किसके लिए होनी चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए।
राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री भी तो एक लोकसभा का सांसद होता है ना, और लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष हो गई। जो मुख्यमंत्री होता है वो भी कहीं ना कहीं से विधायक होता है, और विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसलिए मुख्यमंत्री बनने की भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 173 का ख। अगला क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 152, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 161। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। आप लोग टिक कर लीजिए। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक कौन से होते हैं? तब कि राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल अगर ये चाहे कि राज्य की विधानसभा ने जो विधेयक पास किया है उसको वो राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज सकता है। तो कौन से विधेयक होते हैं? ऑप्शन ए सभी प्रकार के विधेयक, ऑप्शन बी केवल धन विधेयक, ऑप्शन सी जो राज्यपाल को उचित लगे, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो राज्यपाल को उचित लगे, सभी विधेयक नहीं। अगर किसी विधेयक पर ऐसा राज्यपाल को डाउट है कि इससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा है, ये जो राज्य विधेयक पास कर रहा है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु सरकार है, एक समय तक तमिलनाडु में भारत से अलग होने का बहुत तेज आंदोलन चला। आपका पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चला भारत से अलग होने का। आपका नागालैंड में ग्रेटर नागालिम करके आंदोलन चला। आपका आसाम में बोडोलैंड टेरिटरी के नाम से पूरा का पूरा आंदोलन चला कि हम भारत से अलग अपना देश बनाएंगे। तो अगर वहाँ की विधानसभा इस तरीके का कोई बिल अपनी विधानसभा में पेश करती है और उसको पास करती है, तो राज्यपाल उसको स्वीकृति ही नहीं देगा और उसको कहाँ भेज देगा? राष्ट्रपति के विचार के पास कि देखिए इससे भारत की एकता और अखंडता पे कोई खतरा तो नहीं है। फिर राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि उस विधेयक को पास करना है या नहीं पास करना है। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल जिस भी विधेयक को उचित समझेगा उसको भेज सकता है। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 201 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विषय रख लिया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति ये बताएगा कि इस पर अनुमति दी जाएगी या अनुमति रोक ली जाएगी। तो चलिए अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।